एक महिला का पति उसे बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था, बहुत ज्यादा परेशान करता था। दारू पी करके जब भी वो घर आता था शाम के वक्त तो उसे मारता पीटता था, गाली गलौज करता था। वो महिला सीधी स्वभाव की थी, अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। और फिर वो अपने पति को छोड़ करके अपने मायके चली जाती है। मायके में कुछ ही दिन बीत पाए थे उसे रहते हुए, लेकिन उसके पिता का जो व्यवहार था वो उसके प्रति अच्छा नहीं था। वो अपने पिता की नियत और व्यवहार को देख करके वो अपने पिता से भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर किसी से बिना कुछ कहे ही अपने मायके को छोड़ करके वहां से चली जाती है। फिर वो दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है और आराम से रहने लगती है। इधर पुलिस के लिए एक लाश बरामद होती है महिला की, और फिर इसकी सूचना पूरे क्षेत्र में लगती है कि नदी के किनारे एक लाश पड़ी हुई मिली है। तभी सभी लोग वहां एकत्र होते हैं और उस लाश की पहचान करते हैं। तभी उस महिला के घर वाले भी पहुंच जाते हैं, माता पिता और भाई। तब उसके लिए पहचानते हैं, पुलिस से कहते हैं कि हमारी बेटी है और इसके पति ने इसे मार करके फेंक दिया है। बस फिर क्या होता है कि वो लोग पुलिस के लिए अपनी बेटी की मृत्यु की तहरीर देते हैं और पुलिस उसके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उस लाश का पोस्टमार्टम कराती है और फिर उसके पति और ससुर के लिए जेल भेज देती है। 4 साल उसे जेल में रहते हो जाते हैं अपनी पत्नी के मर्डर के केस में। लेकिन एक दिन पुलिस के लिए वही महिला बरामद होती है जिसके केस में उसका पति जेल गया हुआ था। और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर तो बवाल मच जाता है, चारों तरफ सनसनी फैल जाती है और ये खबर सोशल मीडिया पर, अखबार पर, हर न्यूज प्लेटफॉर्म पर बड़ी जोर शोर से वायरल हो रही थी कि जिस पत्नी के मर्डर केस में पति जेल काट रहा है वही पत्नी दूसरा घर बसाकर के दूसरे पति के साथ आनंद से रह रही है। फिर आगे क्या होता है इसमें, ये पूरी सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल बात जो आज मैं करने के लिए जा रहा हूँ, ये बिहार में एक गांव पड़ता है जनकपुरिया। जनकपुरिया गांव के रहने वाले अवध बिहारी की एक पुत्री थी जिसका नाम धर्मशिला था। वो अवध बिहारी धर्मशिला का विवाह पटना के रहने वाले एक दीपक के साथ में कर देते हैं। और दीपक और धर्मशिला का जब विवाह हो जाता है तो वो बड़े आनंद के साथ रहने लगते हैं। कहते हैं कि इंसान का वक्त कब बदल जाता है, कब अच्छे दिन आ जाते हैं और कब अच्छे दिन के बाद बुरे दिन आ जाते हैं, ये कोई नहीं जानता। धर्मशिला और दीपक बड़े आनंद के साथ पति पत्नी के रूप में रह रहे थे, लेकिन दीपक के अंदर एक लत जो थी वो बहुत ही गलत लग गई थी, दारू पीने वाली। और वो दारू पी करके अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था, बहुत ज्यादा परेशान करता था। इसी बात को लेकर के उन दोनों के बीच में विवाद बना रहता था। और फिर धर्मशिला जब काफी परेशान हो जाती है अपने पति दीपक से, तो वो अपनी ससुराल को छोड़ करके, यानी अपने पति के घर को छोड़ करके वो अपने मायके में अपने पिता अवध बिहारी के यहाँ चली आती है। अवध बिहारी का जो रवैया था वो कुछ अपनी बेटी के प्रति सही नहीं था। वो भी अपनी बेटी से वो व्यवहार नहीं कर रहे थे जो एक पिता अपनी पुत्री के साथ करता है। उनका तो रवैया ही कुछ अलग था, उनकी नीयत ही कुछ अलग थी। वो अपनी बेटी को बार बार परेशान करते थे, उस पर गंदी नजर डालते थे। इस बात को लेकर के धर्मशिला बहुत ज्यादा उनका विरोध भी करती थी, लेकिन पिता के घर में रह रही थी इसलिए वो कुछ कह नहीं पा रही थी, कर नहीं पा रही थी। और वो अपनी आदत से मजबूर थे और वो अपनी आदत को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अवध बिहारी जब उस पर ज्यादा बुरी नजर डालते हैं, ज्यादा उसे परेशान करते हैं, तब धर्मशिला अपने मायके को भी छोड़ करके मरने का विचार बना लेती है। सोचती है कि पति ने मुझे जब परेशान किया तो मैं मायके चली आई, लेकिन मायके में आने के बाद भी मेरे पिता की नीयत सही नहीं है। वो मुझ पर गलत नजर से देखते हैं, मुझ पर गलत नजर डालते हैं। अब मेरा जीना व्यर्थ है, क्योंकि मैं क्या करूंगी जी करके। ना तो मेरी कदर ससुराल में है, ना ही मायके में पिता मुझे अपनी बेटी के समान समझ रहा है। मेरा हर जगह शोषण हो रहा है, मुझे हर जगह प्रताड़ित किया जा रहा है। यह विचार करके वो मरने के लिए चली जाती है। और जब मरने के लिए जाती है तो एक ट्रेन की जो पटरी होती है उस पर जाकर के लेटने लगती है। तभी वहां पर एक ऑटो चालक आ जाता है और ऑटो चालक जब देखता है कि एक महिला ट्रेन की पटरी पर अपनी जान देने के लिए आई है
हो सकता है कि ये अपने घर से लड़ करके जरूर आई होगी, क्योंकि इंसान जब मरता है तो अपने घर से जब परेशान होता है, तंग आ जाता है, तभी वो ऐसा कदम उठाता है। अब वो महिला के लिए देखता है तो वो अपना ऑटो वहीं रोकता है और दौड़ करके उस महिला को पटरी से हटा देता है और कहता है कि आखिर तुम क्यों मरना चाहती हो, कुछ तो कारण होगा। तब वो रो रो करके सारी हकीकत बताती है कि मेरा पति भी मुझे परेशान करता था और फिर मैं मायके चली आई तो मेरे पिता की नीयत मेरे प्रति अच्छी नहीं थी। फिर आखिर मैं क्या करूं, रहूं तो कहां रहूं, मेरा कोई साधन नहीं है, मेरा कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर मैं अपने जीवन को बिता सकूं। तब वो व्यक्ति अपने साथ ले जाता है और फिर अच्छी तरह से उन्हें समझाता है कि देखो, एक जगह अगर निराशा मिल जाती है तो जरूरी नहीं कि इंसान को हर जगह निराशा मिले, कहीं ना कहीं तो उसे सफलता मिलेगी। आज हो सकता है कि उन लोगों ने तुम्हें इसीलिए ठुकरा दिया हो कि तुम मेरे पास आ गई हो और मेरा भी विवाह नहीं हुआ है, तो क्यों ना हम दोनों विवाह कर लें और अच्छे से अपना जीवन बिताएं। ये बात धर्मशिला मान जाती है और फिर उसी ऑटो चालक जिसका नाम अजय चाहर होता है उसके साथ में धर्मशिला विवाह कर लेती है और वो बड़े आनंद से रहने लगती है। जब काफी समय हो जाता है, धर्मशिला जब लौट करके घर नहीं आती है, तब उसके घर वाले चिंतित होने लगते हैं, माता पिता, की आखिर धर्मशिला गई तो गई कहां, क्योंकि उसने किसी को बताया ही नहीं था कि मैं दूसरा विवाह कर लिया है। इधर वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, काफी ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन धर्मशिला कहीं उन्हें नहीं मिलती है, कहीं दिखाई नहीं देती है। तब वो थाना चौरी में उस अपनी बेटी धर्मशिला की गुमशुदगी की तहरीर देते हैं। उस तहरीर के अनुसार पुलिस उसकी तलाश शुरू कर देती है, लेकिन 31 अक्टूबर 2020 को थाना क्षेत्र के 100 नदी के किनारे एक पुलिस के लिए शव बरामद होता है और जब शव की शनाख्त कराई जाती है, पुलिस उसी के पिता के लिए जब बुलाती है अवध बिहारी को और कहती है कि ये सब हमको महिला का 100 नदी के किनारे पर मिला है, क्या ये आपकी बेटी है? तब वो लोग उसे पहचानते हैं और कह देते हैं कि हाँ साहब, ये हमारी बेटी है। लेकिन दरअसल जो पुलिस के लिए बरामद हुआ था वो अवध बिहारी की बेटी नहीं थी धर्मशिला, वो तो अपने दूसरे पति के साथ आनंद से रह रही थी, लेकिन उन्होंने पुलिस से झूठ बोल दिया था कि ये हमारी ही बेटी है और पुलिस इस बात को सच मान लेती है और फिर उस सब के लिए पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम उसी जिला में जो आरा जिला लगता है, आरा जिला में जो पोस्टमार्टम हाउस होता है वहां पर उसका पोस्टमार्टम होता है। फिर उसी रिपोर्ट के अनुसार पुलिस उसका जो पहला पति होता है धर्मशिला का, जिसका नाम दीपक होता है, दीपक के खिलाफ मुकदमा दायर करती है और फिर उसे गिरफ्तार करती है और उसके पिता के लिए गिरफ्तार करती है प्रमोद सिंह के लिए, और दीपक के लिए दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज देती है। लगभग उनके लिए अपनी पत्नी के मर्डर में जेल में रहते हुए 4 साल हो जाते हैं। इधर 17 अक्टूबर 2024 को टाउन थाना क्षेत्र की पुलिस ने मीरगंज महिला से उसी धर्मशिला को बरामद कर लिया, जिस महिला के जुर्म में उसका पहला पति जेल में गया था। पुलिस ने उसे बरामद किया और चौरी थाना क्षेत्र की पुलिस के लिए उसे सौंप दिया। और फिर इस बात का जब खुलासा होता है कि इसका पहला जो पति है दीपक, वो तो इसी के मर्डर में अभी भी जेल में है, वो सजा काट रहा है, लेकिन महिला जीवित है। बड़ी इत्तेफाक घटना है कि महिला पत्नी जीवित है और उसी के मर्डर में पति जेल में पड़ा हुआ है। तब उससे जब पूछताछ की जाती है, पुलिस उससे जब पूछती है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह बनी थी कि जो तुम जीवित हो और कहां चली गई थी और तुम्हारा जो पहला पति है वो जेल में है, तब वो पुलिस को बयान देती है और कहती है कि मुझे किसी ने नहीं मारा था, मेरे पति के लिए मेरे पिता ने फर्जी फंसाया है, क्योंकि जब मेरे पिता मुझ पर गलत नजर डालते थे, मुझे गलत नजरों से देखते थे, मेरे साथ बड़ी गंदी हरकत करते थे, तब मैं अपने पिता के घर को छोड़ करके चली गई थी। और मरने के लिए जब जा रही थी तो एक ऑटो चालक ने, अजय चाहर ने, मुझे वहां से बचा लिया और फिर मैंने उन्हीं से शादी कर ली और मैं बड़े आनंद से मीरगंज में रहती हूं और मीरगंज में मैं अपने पति के दूसरे पति के साथ रह रही हूं। वहां मेरे 2 बच्चे भी हैं और मेरी हत्या नहीं हुई है। मेरे पिता ने मेरे पहले पति के लिए निर्दोष फंसाया है। ये बात जब
उसके मुंह से जब पुलिस के सामने बयान होता है तो ये खबर चारों तरफ बड़े जोर शोर से फैल जाती है, हर तरह चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि पत्नी जीवित है और पति उसी के मर्डर केस में जेल में 4 साल से पड़ा हुआ है। फिर उसके लिए कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में उसके जब स्टेटमेंट लिया जाता है, बयान जब होते हैं कि पत्नी जीवित है, तब उस दीपक की जमानत होती है और फिर उसे जेल से रिहा किया जाता है। तो साथियों, ये कहानी सुनाकर के हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल ऐसी घटनाओं से आपको जागृत करना है और आपको सचेत करना है। अगर ये घटना आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाजत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।